नमस्कार दोस्तों। हम लोग पॉलिटी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं। यह हम लोगों की दूसरी टेस्ट सीरीज है। हालांकि इस टेस्ट सीरीज का 5 क्वेश्चंस हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। यदि आपने पूर्व का वीडियो देख लिया है तो आप स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे, अथवा इसमें भी देख सकते हैं। आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। चलिए, ये राज्यसभा के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम लोग राज्यसभा के बारे में पहले थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मित्रों, राज्यसभा जो है, इसके गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है। याद रखिए कि हमारी जो संसद है, संसद के बारे में 79 अनुच्छेद में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में 80 में बताया गया है, और लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया है। ठीक है, तो 79, 80 और 81 एक क्रम से याद रखिए। 79 में क्या बताया गया है? संसद। ठीक है, संसद के बारे में बताया गया है। 80 में क्या बताया गया है? तो राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, 81 में क्या बताया गया है? तो लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन बताया गया। ठीक है, और राज्यसभा में वर्तमान जो सीटें हैं वो 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 245 सीटें हैं, और इन 245 सीटों में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, इनका मनोनयन राष्ट्रपति जी करते हैं 4 क्षेत्रों से। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये 4 क्षेत्र है कला, विज्ञान, साहित्य प्लस समाज सेवा। ठीक है, माननीय श्री राष्ट्रपति जी 4 क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। वो 4 क्षेत्र कौन हैं? तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। ठीक है, तथा इसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 2 जगह से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, एक तो यूटी से निर्वाचित होते हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, और राज्य स्टेट से। ठीक है, स्टेट से निर्वाचित होते हैं। तो जो यूटी से निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या 8 है। ठीक है, तथा राज्य से निर्वाचित होने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या 225 है। ठीक है, 225 सदस्य स्टेट से निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा। तो आप जोड़ लीजिए एक बार कि 12, देखिए 225 राज्य से हो गए, और 8 सदस्य हो गए यूटी से, और 12 सदस्य हो गए मनोनीत। ठीक है, जोड़ लेंगे आप तो 245 आ जाएगा। और याद रखिए, जो ये हम लोग अभी सीटों का बंटवारा देखे हैं कि राज्य के पास 225 सीटें, यूटी के पास 8 सीटें और मनोनीत
सदस्य 12 होंगे, ठीक है, 4 क्षेत्र सम्मिलित। इस प्रकार का जो प्रावधान है वह चौथी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। चौथी अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। अर्थात राज्यसभा में जो सीटें हैं उन सीटों का बंटवारा यूटी, मनोनीत और राज्यों में कितनी सीटें होंगी वो सब बताया गया है। चौथी अनुसूची याद रखिएगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है। और राज्यसभा जो है ना उसको उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन क्यों कहते हैं? उच्च सदन क्यों कहते हैं इसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अभी चलिए देखिए, अब यहाँ के सदस्यों का निर्वाचन देख लेते हैं, ठीक है। निर्वाचन, सदस्यों का जो निर्वाचन है ना वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव। और मतदान कौन करते हैं? तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। मतदान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और इनकी योग्यताएं क्या हैं? योग्यताएं क्या हैं? तो ये क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए लिख लीजिए कि 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तथा इन्होंने क्या किया हो? तीसरी अनुसूची के अनुसार, ठीक है, तीसरी अनुसूची के अनुसार इन्होंने शपथ लिया हो। तथा और एक बात याद रखिए कि जो संसद है ना, संसद विधि द्वारा अन्य योग्यताओं को निर्धारित कर सकती है, ठीक है। संसद क्या कर सकती है? अन्य योग्यताओं को निर्धारित कर सकती है। अब देखिए, एक अधिनियम था नहीं, भी है भी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। 1951 में क्या है? इसमें सांसदों की योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जिसको भी संसद का सदस्य बनना है उसको लोकसभा प्लस राज्यसभा के मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। तथा पहले ये प्रावधान था इसी अधिनियम के अंतर्गत कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, जिस राज्य से चुने जाना है उस राज्य का मतदाता होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। किंतु 2003 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त। अर्थात वर्तमान में किसी भी राज्य का सदस्य किसी भी राज्य से चुनाव लड़ करके यदि वहां का मतदाता है तो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। सॉरी, उस राज्य का मतदाता होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और भी इस अधिनियम में कुछ कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जान लीजिए। इसमें यह कहा गया है कि जो SC ST है ना, SC ST है, ये यदि लोकसभा में आरक्षित जो सीटें हैं उन सीटों से यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनको उस स्थान से जहां से चुन करके जाना चाहते हैं, ठीक है, वहां पर इनको SC और ST का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए। और हालांकि ये ऐसे स्थान से भी चुनाव लड़ सकते हैं जो आरक्षित नहीं है, अर्थात अनारक्षित सीटों से भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक बात याद रखिए कि राज्यसभा में, मतलब संसद में जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में SC और ST के लिए किसी भी प्रकार की सीटें आरक्षित नहीं की गई है। इतनी बातें हमने आपको बता दिया है।
और यदि आप लिखे होंगे तो काफ़ी सारी बातें हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि हम आपको इसे उच्च सदन क्यों कहते हैं इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो इसमें मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बताई है। देखिए, यहाँ के जो सदस्य होंगे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर राष्ट्रपति जी जो हैं वो 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं। कौन कौन? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति जी सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु क्या होती है? उनकी आयु होती है 25 वर्ष न्यूनतम, ठीक है। तो अब लोकसभा वाले जो है छोटे हैं कि नहीं छोटे हैं, और राज्यसभा वाले बड़े हैं। प्लस यहाँ पर जो 4 है ना, ये विशेषज्ञ, जो 12 सदस्य मनोनीत होकर के आते हैं 4 क्षेत्रों से, वह विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। इसी आधार पर इसे उच्च सदन कहा जाता है, श्रेष्ठों का सदन कहा जाता है, और इसे निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, स्पष्ट हो गई होंगी आपको बात, आपको ये सभी बातें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। ये प्रावधान पहले था, लेकिन इसे 2003 में, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। ऐसा प्रावधान पहले था किंतु 2003 में से समाप्त कर दिया गया। दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित ना हो। एक गलत बात है। हमने अभी अभी आपको बताया कि भैया वो ऐसे भी वो यदि वह एससी, जो लोकसभा में आरक्षित एससी और एसटी के लिए सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको उस स्थान से क्या होना चाहिए, एससी और एसटी का सदस्य होना चाहिए, तथा वह ऐसे स्थान से भी चुनाव लड़ सकता है जहाँ जो आरक्षित नहीं है एससी और एसटी के लिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन क्या है, गलत है। इसको ध्यान से पढ़िएगा फिर आपको समझ में आएगा। आगे, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। हमने आपको बताया कि भैया राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए किसी भी प्रकार की सीटें आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो तीनों कथन हमारे गलत है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो भैया जी तीनों सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो न्यायाधीश है ना, उनको दो ही आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन? एक तो है सिद्ध कदाचार, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है असमर्थता। असमर्थता, पहला है सिद्ध कदाचार, दूसरा असमर्थता। इन्हीं दोनों आधारों पर न्यायाधीशों की पदमुक्ति हो सकती है, उनको हटाया जा सकता है। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा आर्टिकल 24 के क्लॉज 124 के क्लॉज 4 में कहा गया है, ठीक है। ये बात है कि न्यायाधीशों की पदमुक्ति केवल दो आधारों पर की जा सकती है, एक तो साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। इन्हीं दो आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। साबित सिद्ध कदाचार का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि मिसबिहेवियर इनका जो है
वह सिद्ध हो जाए कि इन्होंने क्या किया है, मिसबिहेव किया है। अथवा असमर्थता, असमर्थता, असमर्थता का मतलब ये है कि ये जिस पद पर है उस पद पर अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस योग्य हैं कि नहीं। यदि ये सब सिद्ध हो जाता है तो इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह महाभियोग होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखिए कि महाभियोग नहीं होता है ये महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया है, ठीक है। जो लगता है कि महाभियोग है किंतु वास्तव में महाभियोग नहीं है। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किया जाता है और यह महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसी आधार पर इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वह किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक है। किसी भी, जैसे मान लीजिए ये लोकसभा हो गई, राज्यसभा, ये तो पूरा सदन है, इसमें लोकसभा हो गई, एक राज्यसभा हो गई, ठीक है। तो इसमें किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, ठीक है। और प्रस्ताव जब पेश किया जाएगा तो इसमें राष्ट्रपति जी को ये संबोधित किया जाएगा, उनको एक बार सुनाया जाएगा, ठीक है। और याद रखिए कि यदि लोकसभा में इसको रखेंगे तो 100 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, अर्थात 100 सदस्य हस्ताक्षर करें। और यदि राज्यसभा में रखा जाता है तो 50 सदस्य, कितने सदस्य, 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, अर्थात 50 सदस्यों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पश्चात यदि राज्यसभा में रखते हैं तो सभापति इसको स्वीकार करेगा, ठीक है। और यदि लोकसभा में रखते हैं तो इसे अध्यक्ष स्वीकार करेगा, ठीक है। अध्यक्ष इसे क्या करेगा, स्वीकार करेगा, ठीक है। और जिसको जिसको भी स्वीकार करना, जो भी स्वीकार करेगा वह एक समिति का गठन करेगा। क्या करेगा, एक समिति का गठन करेगा, ठीक है। और इस समिति में 3 लोग होते हैं, ठीक है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, यदि वो ना हो तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वर्तमान जो न्यायाधीश हो वो हो सकते हैं, ठीक है। यस्सी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। प्लस जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। और एक न्यायविद होना चाहिए। कौन होते हैं, न्यायविद। न्यायविद का मतलब ये होता है मित्रों कि जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता हो, ठीक है, जो न्याय के बारे में भली भांति पूर्वक समझता हो, जानता हो, वही न्यायविद होता है, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं इस समिति में, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं किंतु यदि वो नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा एक न्यायविद होंगे, ठीक है, विशिष्ट न्यायविद होंगे। इस समिति करती क्या है, तो ये जिन 2 आधारों पर, एक तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता पर न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किया गया है, ये उन्हीं को सिद्ध करती है। क्या करती है, उन्हीं को साबित करती है, साबित करने का प्रयास करती है, ठीक है। मतलब जांच करेगी पहले, और जांच करके यदि यह सिद्ध कर देती है कि हाँ भैया ये इनका क्या है, इन्होंने मिसबिहेव किया है अथवा ये असमर्थ है, ऐसा यदि यह जांच कर लेती है तो जांच करके रिपोर्ट, ये जो समिति है वह अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को दे देगी। और अध्यक्ष या सभापति को जब यह रिपोर्ट प्राप्त होगा तो ये सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। सदन के समक्ष क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और सदन के समक्ष जब प्रस्तुत करेंगे तो दोनों सदनों में मतदान होगा, ठीक है। और दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से पारित करना होगा, ठीक है।
दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से पारित करना होगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? तो विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि उपस्थित जो सदस्य हों और जो मतदान करने वाले हों, ठीक है, उन सदस्यों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत होना चाहिए। चलिए, और प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है, प्रस्ताव मान लीजिए पारित हो गया और उसके पश्चात राष्ट्रपति के पास जाएगा प्रस्ताव, और प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की यदि स्वीकृति हो जाती है तो राष्ट्रपति जी आदेश दे देंगे और जो न्यायाधीश होंगे उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो हट जाएंगे। और एक बात आप यहाँ पर याद रखिए कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी इतनी देर से, वह प्रक्रिया उसी सत्र में, जिस सत्र में प्रारंभ की गई हो। 3 सत्र होते हैं हमारे यहाँ, बजट, मानसून और शीतकालीन। तो यदि यह प्रक्रिया बजट सत्र में प्रारंभ की गई है तो बजट सत्र में ही समाप्त होना चाहिए। यदि यह मानसून सत्र में प्रारंभ की गई तो मानसून सत्र में ही खत्म होना चाहिए, और यदि शीतकालीन में हुई है तो शीतकालीन में ही समाप्त होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। और यदि इसमें समाप्त नहीं हो पाता है, दूसरे में ले जाना पड़ता है, तो यह कार्य फिर नहीं हो पाएगा। एक ही सत्र में होना कार्य अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सही बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के आदेश से हटाया जाता है। ये बात गलत है, राष्ट्रपति जी के आदेश से हटाया जाता है। ये भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, पहले प्रस्ताव पारित होगा, फिर राष्ट्रपति जी स्वीकृत करेंगे और उसके बाद आदेश दे देंगे, फिर न्यायाधीश जी हट जाएंगे। चलिए आगे, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है। ये भी बात सही है। तो हमारा 1 और 3 कथन सही है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। आगे चलते हैं। संसद के सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संसद के सत्रावसान, चलिए सत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सत्र का मतलब क्या होता है मित्रों? तो सत्र का मतलब होता है कि वह समयावधि जिसमें संसद के द्वारा, जो संसद के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा विधि बनाए जाते हैं तथा विधि संबंधित कार्य किए जाते हैं। ठीक है, यही सत्र कहलाता है। क्या कहलाता है कि सत्र किसे कहते हैं? तो वह समयावधि जिसमें संसद के सदस्यों द्वारा विधि बनाया जाता है या विधि बनाने संबंधित कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, वह सत्र कहलाता है। सत्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन? तो बजट, मानसून और शीतकालीन। ठीक है, 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। जो बजट सत्र होता है वह फरवरी से लेकर के फरवरी से मई तक चलता है, और जो मानसून सत्र होता है वह जुलाई से सितंबर तक चलता है, तथा जो शीतकालीन सत्र होता है वह नवंबर से दिसंबर चलता है। ठीक है, याद रखिए 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। एक अनुच्छेद है इस सत्र से संबंधित, 85। कौन सा? अनुच्छेद 85।
अनुच्छेद 85 कहता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वे संसद का सत्र आहूत करेंगे, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? आहूत करेंगे, सत्र आहूत करेंगे, सत्रावसान करेंगे और विघटन करेंगे, सत्र का विघटन करेंगे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ऐसा अनुच्छेद 85 कहता है। ठीक है, अब जो सत्र आहूत है ना, वो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर उचित समझे, समय व स्थान जहां पर भी उचित समझे वे वहां पर सत्राहूत कर सकते हैं। और सत्रावसान के संदर्भ में थोड़ा सा देखें तो सत्रावसान जो है वह सत्रावसान में यदि आए तो इसमें दो लोगों की भूमिका होती है। ठीक है, एक लोग होते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो ये लोकसभा के अध्यक्ष, और एक राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो याद रखिए जो अध्यक्ष जी होते हैं वो लोकसभा का सत्रावसान नहीं करते हैं, अपितु वो स्थगन करते हैं। क्या कर देते हैं? स्थगन, रोक देना। स्थगन दो प्रकार का होता है, एक साधारण स्थगन होता है, दूसरा साइन डाई। दो प्रकार का होता है। ठीक है, साधारण स्थगन और साइन डाई, तो ये दो प्रकार का स्थगन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और जो राष्ट्रपति जी हैं वे सत्रावसान, मतलब ये पहले स्थगन कर देते हैं, उसके पश्चात राष्ट्रपति जी कुछ दिन बाद सूचना जारी करते हैं कि भैया सत्रावसान कर दिया गया है। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि राष्ट्रपति जी कभी भी सत्रावसान कर सकते हैं। ठीक है, सत्र चलने के दौरान भी इनके द्वारा सदन का सत्रावसान किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रपति सत्र चलने के दौरान सदन का सत्रावसान नहीं कर सकता। भारत का राष्ट्रपति सत्र चलने के दौरान सदन का सत्रावसान नहीं कर सकता है। कर सकता है भैया जी, वह सत्र चलते समय भी सत्रावसान कर सकता है, और इसलिए गलत है। सत्रावसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करता। सत्रावसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करता। सही बात है। देखिए अनुच्छेद 107 में कहा गया है, अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि सत्रावसान के समय जो लंबित विधेयक हैं वो समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिए लंबित विधेयक समाप्त नहीं होंगे ऐसा कहा गया है, इसलिए सत्रावसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करता है। यह ऑप्शन सही है और बाकी दो गलत है। संसद के एक सदन के विश्रांति काल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। देखिए विश्रांति काल किसे कहते हैं? तो हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन? बजट, मानसून और शीतकालीन, ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। इनके बीच में जो ये गैप बच जाता है ना, इन्हीं गैप को ही विश्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्रांति काल। अर्थात पहले जब बजट सत्र हुआ, पहले बजट सत्र को राष्ट्रपति जी ने आहूत किया, उसके पश्चात उन्होंने क्या कर दिया? सत्रावसान कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मानसून सत्र का आवाहन किया और फिर उसको भी अवसान कर दिया। फिर छुट्टी हो गई और फिर कुछ दिन बाद क्या करते हैं? शीतकालीन सत्र का आवाहन करते हैं, फिर उसे भी क्या कर देते हैं?
विसर्ज मतलब सत्रावसान कर देते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में जो छुट्टियां हो रही है ना, जो अवकाश हो रहा है ना, उसी को विश्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, संसद के एक सदन को की विश्रांति काल के को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच की अवधि। ये गलत बात है। दूसरा, किसी सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि। सही बात है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है? देखिए, अनुच्छेद 217 जो है ना, वन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ कहता है। क्या कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले 3 लोगों से सलाह लेंगे। ठीक है, परामर्श लेंगे। किनसे? तो उस राज्य के राज्यपाल से, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे, तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेंगे, और जिस हाई कोर्ट में नियुक्ति करना है वहां के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, किससे? चीफ जस्टिस से। क्या करना है? सलाह लेना है, परामर्श लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उस संबंधित राज्य के राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे। ठीक है, तो याद रखिए इसमें 4 लोग शामिल हैं। एक राष्ट्रपति जी हो गए, राज्यपाल जी हो गए, सीजीआई, और चीफ जस्टिस ऑफ ये हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है? राष्ट्रपति जी लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जी लेते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी भाग लेते हैं। ठीक है, ये 2 लोग नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ कौन सा सही है? तो हमारा 1, 2, 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यायोजित विधान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए, संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन सूची? तो एक राज्य सूची, ठीक है, दूसरा संघ सूची, तीसरा समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो राज्य सूची है, इस पर राज्य क्या करता है? कानून बनाता है। संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, संघ जो संघ है वह संघ सूची पर कानून बनाता है। ठीक है, संघ सूची पर प्लस समवर्ती सूची पर कानून बनाता है, और इसके अलावा कुछ विषय ऐसे हैं जिनको लेकर के राज्य सूची पर भी कानून बनाता है। ठीक है, कुछ विषय नहीं है, मतलब कुछ स्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में वह इन पर भी कानून बनाता है। ठीक है, प्लस कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर भी क्या करता है? यह कानून बनाता है। संघ क्या करता है? संघ सूची पर कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर कानून बनाता है, राज्य सूची में भी कानून बनाता है, लेकिन कुछ उस पर शर्तें हैं, उस पर बनाता है, और अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून बनाता है। ठीक है, अब देखिए, जब वह संघ समवर्ती सूची पर कानून बनाएगा
तो यहाँ पर दोनों की भूमिका होगी, राज्य की भी होगी, संघ की भी भूमिका होगी, ठीक है। अब इसमें संघ को क्या है, अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अब इनके बीच जब विवाद हो जाएगा यहाँ कानून बनाते समय, तो उस विवाद में संघ द्वारा निर्मित जो कानून होगा ना, वह अधिक प्रभावी होगा, ठीक है। राज्य द्वारा निर्मित जो कानून होगा वह कम प्रभावी होगा और संघ द्वारा निर्मित कानून अधिक प्रभावी होगा। इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब ये राज्य सूची पर भी कानून बनाता है, हमने आपको बताया। राज्य सूची पर भी क्या करता है, कानून बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है, तो यदि राज्यसभा जो है ना, आपको हमने बताया है कि वो संसद जो है ना, उसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो उसमें राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो राज्यसभा जब प्रस्ताव करे कि आप हमारे विषय पर क्या कर दीजिए, कानून बना दीजिए, तो उस स्थिति में लोकसभा कानून बना सकती है, संसद कानून बनाएगी, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर। अथवा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा मतलब का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और वहीं पर आगे चल करके अनुच्छेद 356 में भी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। तो जब ये 2 स्थितियां लागू होंगी, तो इन दोनों स्थितियों में भी संघ क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। याद रखिए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन, ये दोनों जब लागू होंगे, उस स्थिति में संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। और भी बना सकते हैं, कैसे, तो 2 या 2 से अधिक राज्य जब संघ से अनुरोध करें, क्या करें, संघ से अनुरोध करें, अर्थात ये दोनों अपने यहाँ साधारण विधेयक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करें, और साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य से क्या कर दें, अनुरोध कर दें, उस समय संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। और एक स्थिति और है जिसमें बना सकते हैं, मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता हो रहा है, ठीक है। उस अंतरराष्ट्रीय समझौते के लिए कोई संधि हो रही है, ठीक है, या कोई सम्मेलन हो रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संधियों तथा वहाँ के सम्मेलनों को प्रभावी बनाने के लिए जो संघ है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यायोजित विधान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। राज्यसभा द्वारा राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया जाना। राज्यसभा द्वारा अच्छा, प्रत्यायोजित पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रत्यायोजित का अभिप्राय क्या है, देखिए, प्रत्यायोजित विधि उसे कहते हैं जिसमें संसद क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है। संसद ने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद, कानून नहीं बनाती है, पहले कानून का प्रारूप बनाती है, और कानून का प्रारूप बनाने के पश्चात यह कार्यपालिका के पास ट्रांसफर करती है, ठीक है, कार्यपालिका के पास भेजती है, और कार्यपालिका से कहती है कि ये आप इससे जुड़े जो नियम और विनियम हैं उनको तैयार कीजिए, ठीक है। और कार्यपालिका क्या करती है, नियम और विनियम तैयार करती है, यही प्रत्यायोजित विधान कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। राज्यसभा द्वारा राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया जाना, ये गलत बात नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा द्वारा केंद्र व राज्यों दोनों के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के लिए लोकसभा को अधिकृत किया जाना।
राज्यों का समूह जो राज्य सूची में निहित किसी विषय पर एक आदर्श कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करती है। ये तीनों गलत हैं। अब यही सही होगा। संसद राज्य कानूनों की रूपरेखा बनाती है तथा कार्यपालिका को मूल कानून के ढांचे के भीतर विस्तृत नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। सही बात है। ठीक है, चलिए ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, अच्छा छोड़िए, पहले पहले देखते हैं 7वां। राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये सभापति के बारे में पूछ रहे हैं। हमने आपको बताया ये संसद है, ठीक है। संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा, लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है, अध्यक्ष। और जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है उसे सभापति कहा जाता है। अब पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कुर्सी पर बैठ करके, मतलब एक मंच लगा रहता है, उस मंच पर कुर्सी पर बैठ करके जो निर्णय देते हैं या फिर सांसदों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनते हैं या उत्तरों को सुनते हैं, आप देखे जरूर होंगे उसको। तो फिर वही क्या होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक सदन हो गया, ठीक है, एक सदन मान लीजिए। ये कौन सा सदन है तो राज्यसभा मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक सदस्य यहाँ बैठे, एक सदस्य यहाँ बैठे, एक सदस्य यहाँ बैठे, फिर यहाँ, 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 ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे तो इधर सामने की तरफ एक मंच लगा रहता है, उस मंच पर एक व्यक्ति बैठे रहते हैं कुर्सी पर, वही क्या कहलाते हैं, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभापति, चलिए सभापति के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। देखिए, हमने आपको संसद बताया, संसद में 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वह अध्यक्ष कहलाता है और जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है वह सभापति कहलाता है, ठीक है। और सभापति होता कौन है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। याद रखिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कैसा पदेन, अर्थात अनिवार्य रूप से सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा की अध्यक्षता, राज्यसभा की अध्यक्षता, कार्य संचालन उपसभापति ही करता है, ठीक है। किंतु यह वह मतदान नहीं कर सकता, एक वोट नहीं डालता है, ठीक है। क्यों नहीं डालता है, क्योंकि यह किसी भी राज्य से चुन करके नहीं आया है, ठीक है। अपितु यह भारत का उपराष्ट्रपति है, इनको उपसभापति का पद दे दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मतदान नहीं कर सकते हैं। अगर ये राज्यों से चुन करके आते तो ये भी मतदान कर सकते थे, लेकिन ये राज्य से चुने नहीं गए इसलिए मतदान नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मतदान ये करते हैं, कब करते हैं तो जब बराबरी की स्थिति हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, ट्राई हो जाए। उस ट्राई की स्थिति में ये क्या कर सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं, ठीक है। निर्णायक मत का यह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। और इनको जो वेतन भत्ते हैं ना, इनको जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते सभापति के रूप में ही मिलता है, इनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते नहीं मिलते। इनको कैसे वेतन भत्ते मिलते हैं तो सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। अब ये देखिए कि जो राष्ट्रपति है ना
वो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी होता है। क्या होता है? कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी होता है। ठीक है। और कब यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। क्या हो जाए? राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाए, अर्थात रिक्त कब होगा? तो राष्ट्रपति या तो त्यागपत्र दे दे। ठीक है, क्या दे दे? त्यागपत्र दे दे। और त्यागपत्र किसको देगा? तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। याद रखिए, किसको दे दे? त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे, अथवा असमर्थता व्यक्त कर दे। क्या कर दे? असमर्थता, था तो मैं समर्थ नहीं हूं इस पद के लिए, ऐसा वो कर दे, अथवा महाभियोग चला दिया जाए राष्ट्रपति पर। ठीक है, क्या चला दिया जाए? महाभियोग चला दिया जाए, अथवा उसकी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु। तो त्यागपत्र दे दे, असमर्थता व्यक्त कर दे, महाभियोग चला दिया जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए। इन चार स्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, चलिए। और इसके जो राज्यसभा में कार्य होते हैं, ठीक है, इसके जो कार्य हैं वो जैसे लोकसभा में अध्यक्ष का जैसे कार्य होता है, उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति का कार्य होता है। ठीक है, सभापति का कार्य होता है। और सभापति याद रखिए कि एकदम उसके बराबर नहीं होता है। सभापति जो है कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्या जब अध्यक्ष नहीं रहेगा लोकसभा का, वैसे तो सामान्यतः संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, किंतु जब आप सोच रहे होंगे अपने मन में कि जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तब कौन करेगा। ठीक है, तो याद रखिए उस समय जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो वहां पर आ जाएगा उपाध्यक्ष। कौन आ जाएगा? उपाध्यक्ष आ जाएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अब आप कहेंगे कि भैया कि अगर उपाध्यक्ष ना रहे तब कौन करेगा? तो उसके लिए उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उपसभापति अध्यक्षता करेगा। लेकिन याद रखिए कि सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यह सांसद नहीं होता है। ठीक है, और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, उसके पास क्या विशेषाधिकार है कि वह कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय करता है। किंतु सभापति के पास यह अधिकार नहीं है। याद रखिए, वैसे तो इस सभापति के कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है, किंतु लोकसभा अध्यक्ष को दो कार्य विशेष प्राप्त है। कौन कौन? सभापति वो कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय अध्यक्ष करता है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, ये दोनों कार्य सभापति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए हमने आपको कई बातें बता दी हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन मतों के बराबर होने की दशा में वह मतदान कर सकता है। सही बात है, एकदम सही बात है। दूसरा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के
कार्यकाल के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। सही बात है। याद रखिए, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे तो वो राज्यसभा में जो सभापति का कार्य है उसको नहीं करेंगे, और उसी समय से उनको जो वो जो सभापति के रूप में वेतन भत्ते इत्यादि मिलते थे वो सब बंद हो जाएगा, और इनको राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता मिलता है वही वेतन भत्ता इनको मिलने लगेगा, और इनको राष्ट्रपति भवन भी उसी समय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों का कौन सा यहाँ पर सही है, ये गलत है, ये हम लोगों का सही है। राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। सही बात है, ये मैं गलत कैसे कर दिया, क्षमा चाहता हूँ। चलिए, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक, चलिए हम लोग विचार कर लेते हैं। मित्रों, जो जो नई चीजें आ रही हैं उन नई चीजों को मैं अच्छे से बता देता हूँ, एक बार आप लोग सुन लीजिए, और बहुत लाभकारी होगा, ये निश्चित ही लाभकारी होगा, और संभवतः ये चीज आपको कहीं प्राप्त भी ना हुई हो। एक बार सुन लीजिए, बहुत ही लाभकारी होगा आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, और उसके पश्चात जैसा आप लोग कहेंगे उसी प्रकार हम बताएंगे, लेकिन एक बार आपको सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए, चलिए देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में हम लोग अच्छे से विचार करते हैं। ठीक है, जो संविधान संशोधन विधेयक है, पहली बात तो देखिए, जो अपने भारत का संविधान है ना, वह न तो अधिक लचीला है, क्या है, न तो अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर है। ठीक है, ना ही अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर है। इसका मतलब ये है कि यह लचीला भी है और कठोर संविधान भी है। ठीक है, इसमें जो संविधान संशोधन है वह आसानी से भी नहीं किया जा सकता और कोई कठिन भी नहीं है कि इसका संविधान संशोधन करना। ठीक है, मध्य मध्य की बातें। और जो संविधान संशोधन है ना, वह अनुच्छेद 368 में है। किसमें है? अनुच्छेद 368 368 में हम लोगों का संविधान संशोधन है। और भाग कौन सा है? तो भाग 20। कौन सा है मित्रों? भाग 20 है। ठीक है, और हमने बताया कि यह दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रेरित है। ठीक है, वहां से लिया गया है। और जो अपने यहाँ संविधान का संशोधन है वह संसद करती है। कौन करता है? संसद करती है। ठीक है, और संसद जो है संविधान संशोधन करती है। याद रखिए कि यहाँ पर जो राज्य के विधान मंडल हैं उन विधान मंडलों को संविधान में संशोधन विधेयक नहीं ला सकते हैं। ठीक है, वो लोग संशोधन विधेयक नहीं ला सकते हैं, सिर्फ संसद में ही संविधान संशोधन हो सकता है। ठीक है, और ये जो संसद है वह संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, और यह प्रस्तावना में भी, ठीक है, मूल अधिकारों में भी, ठीक है, मूल अधिकारों में भी यह संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में भी कर सकती है, मूल अधिकारों में भी यह संशोधन कर सकती है। किंतु
एक वाद आया, केशवानंद भारती वाद। कौन सा वाद? केशवानंद भारती वाद 1973। ठीक है, केशवानंद भारती वाद। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो संसद है वह संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, जहां तक वह प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है और मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, आधारभूत जो ढांचा है, उसको प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कब कहा गया? तो ऐसा केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया। ठीक है, अब देखिए जो संविधान संशोधन विधेयक है वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में लाए चाहे लोकसभा में ले आए। ठीक है, और कोई भी सदस्य ला सकता है, चाहे सरकारी सदस्य हो चाहे गैर सरकारी सदस्य हो। आप लिखते रहिए। ठीक है, चाहे सरकारी सदस्य लाए चाहे गैर सरकारी सदस्य, दोनों ला सकते हैं। सरकारी सदस्य का मतलब क्या होता है? तो सरकारी सदस्य मतलब मंत्री ले लीजिए, और गैर सरकारी सदस्य मतलब जो मंत्री ना हो। ठीक है, वो कौन होता है? गैर सरकारी सदस्य होता है। तो संसद और मंत्री दोनों लोग क्या ला सकते हैं? संविधान संशोधन विधेयक ला सकते हैं। और संविधान संशोधन करते समय दोनों सदनों की जो शक्तियां है ना, वो बराबर होती है। संविधान संशोधन करते समय दोनों सदनों की, लोकसभा प्लस राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिए, यहाँ पर कभी संयुक्त मतलब संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है। ठीक है, संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं होती है। और ये जो प्रस्ताव है वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, अर्थात राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से भी इसको लाया जा सकता है। ठीक है, और उससे अनुमति नहीं लिए हैं और फिर भी आप क्या ले आए हैं? संविधान संशोधन विधेयक ले आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हस्ताक्षर करने से मना करे, अपितु वह स्वीकार करने के लिए बाध्य भी है, उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। और ये जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उसको दोनों सदनों से, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राज्यसभा से क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए संविधान में जो संशोधन है ना, वो 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत से भी क्या होता है? संशोधन होता है। विशेष बहुमत से भी संशोधन होता है। ठीक है, तथा एक और प्रकार होता है जिसमें विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे जो राज्य हैं उनका भी समर्थन होना चाहिए। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, एक तो साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। ठीक है, तो जो साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाने वाला विधेयक है वह आर्टिकल जो अनुच्छेद 368 है ना, उसके दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, और इसे वैसे संविधान संशोधन माना भी नहीं जाता है जो साधारण बहुमत से किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या ले लें, जैसे मान लीजिए किसी राज्य को अपने भारत में मिलाना है तो इसमें साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, किसी नए राज्य का गठन करना है, ठीक है, क्षेत्र या सीमा में या नाम में परिवर्तन करना है,
तो इत्यादि मतलब इत्यादि जो कार्य हैं उसमें साधारण बहुमत से कार्य किया जा सकता है, ठीक है। फिर विशेष बहुमत होता है, जैसे संविधान संशोधन हो गया, ये सब क्या है, विशेष बहुमत है, ठीक है। और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। यह जो है इसमें क्या होता है, वे विषय शामिल हैं जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, राज्यों की भी अनुमति आवश्यक है। चलिए आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात गलत है, याद रखिए। जहां पर केवल शब्द हो ना, लगभग वो गलत ही होता है, प्रायः प्रायः गलत होता है। यदि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा। सही बात है भाई, वह बाध्य है। राष्ट्रपति से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है और वह बाध्य भी है, ठीक है। इसलिए 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है ना, उनकी योग्यता क्या है। पहली बात, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में ही हम विचार करने जा रहे हैं, तो उनकी योग्यता जानने की क्या योग्यता होती है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और भारतीय नागरिक के साथ साथ प्लस क्या होना चाहिए, प्लस ये होना चाहिए कि एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। अथवा एक से एक एक हाई, अथवा कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अथवा हमने क्या बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहे हो, क्या रहे हो, न्यायाधीश रहे हो। अथवा, ठीक है। अथवा का मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला है ना, अर्थात भारत का नागरिक तो हो ही, किंतु यदि सुप्रीम हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज न रहा हो तो उसमें विकल्प दिया जा रहा है कि यदि यह योग्यता न हो तो दूसरी योग्यता क्या है, अर्थात दूसरा आधार भी प्रस्तुत कर सकता है वह। तो किसी एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष वह वकील रह चुका हो, अर्थात तो वकील बन करके कार्य किया हो, ठीक है, अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। और यदि यह भी ना हो तो राष्ट्रपति के नजर में क्या होना चाहिए, एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के नजर में क्या होना चाहिए, एक विधिवेत्ता होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर सकता है। हमने आपको बताया कि भारत के न्यायाधीश हैं, उनकी योग्यताओं का वर्णन 124 के क्लॉज 3 में किया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, अथवा एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार, इस पद को याद रखिए, ठीक है, इस शब्द को, लगातार क्या रहा हो, लगातार 10 वर्ष 10 वर्ष वकील रहा हो, ठीक है। और ये योग्यता भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के नजर में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, ठीक है। पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। और इनकी जो आयु सीमा है
न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं किया गया है इनके, और इनकी जो आयु सीमा है ना वह 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। अधिकतम आयु 65 वर्ष है। इतना समझ में आया? और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। और कब करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के तथा हाई कोर्ट के जज से क्या लेंगे? सलाह लेंगे। जब भी नियुक्ति करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से सलाह लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो दोनों के जज से सलाह लेने जाएं, ठीक है, वो जिससे उचित समझे उससे सलाह ले सकते हैं इन दोनों में, ठीक है, चाहे हाई कोर्ट से ले और चाहे सुप्रीम कोर्ट से। जिनसे उचित समझे और राष्ट्रपति जी उनसे सलाह ले सकते हैं। समझ में आया? और भी इसमें कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति को छोड़कर, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो यदि राष्ट्रपति जी को, तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात याद रखिए कि अगर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है राष्ट्रपति जी को तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की का सलाह अनिवार्य है। ठीक है, उनसे सलाह लेना आवश्यक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा की जाती है जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। नहीं, हमने अभी अभी आपको बताया कि उच्चतम क्या करता, वो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। जो कॉलेजियम है ना, यह राष्ट्रपति को सलाह देती है और कॉलेजियम की सलाह पर ही राष्ट्रपति जी अब क्या करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो कॉलेजियम प्रणाली है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि ये कहाँ से आया फिर, यदि संविधान में उल्लेख नहीं है तो परंपरा कहाँ से प्राप्त हुई कि भैया कॉलेजियम के द्वारा मतलब कॉलेजियम सलाह देगा राष्ट्रपति को तब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, ये प्रणाली कहाँ से आई? तो इसके पीछे एक लंबा सा विवाद है, थोड़ा सा विवाद को देख लेते हैं 1 मिनट में। देखिए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको आप जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी नियुक्ति में वरिष्ठता का पालन किया जाएगा। अर्थात जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो सबसे श्रेष्ठ न्यायाधीश होंगे, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है। किंतु आगे चल करके 1973 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस समय उन्होंने वरिष्ठता का जो वरिष्ठता का जो पालन किया जाता था उसको उन्होंने तोड़ दिया। अर्थात उन्होंने 3 न्यायाधीशों को छोड़ करके, ठीक है, 3 न्यायाधीशों को छोड़ करके जो चौथे नंबर के न्यायाधीश थे उस चौथे नंबर के न्यायाधीश को इन्होंने क्या बना दिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश बना दिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और वो थे अजीत नाथ रे, ठीक है, 1973 में इनको बनाया गया था। और आगे चल करके वहां तो इन्होंने वरिष्ठता का पालन नहीं किया, और आगे चल करके भी इन्होंने क्या किया, 1977 में इन्होंने एक बार फिर वरिष्ठता का उल्लंघन कर दिया। और इसमें ये खन्ना नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी वरिष्ठता
उस समय थी, उनको बनना चाहिए था चीफ सीजीआई, लेकिन उनको छोड़ करके इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कर दिया, एमएस वेग को इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, तो इसी में चल करके आगे वाद आए और वाद से निर्णय ये लिया गया कि भैया न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किससे की जाएगी, तो कॉलेजियम प्रणाली से की जाएगी। ठीक है, तभी से कॉलेजियम प्रणाली आ गया। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा, ये ऑप्शन क्या था, गलत था। और दूसरा, एक प्रतिष्ठित न्यायविद राष्ट्रपति के अंतिम अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र होता है। ये भी कथन क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। सॉरी, कथन एक सही नहीं है, कथन एक सही नहीं है, इसलिए केवल दो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान देते रहेंगे, जो मैं बता देता हूँ उसको नोट करेंगे और जहाँ गलत होगा सही कर लेंगे। चलिए, दूसरा, विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, विपक्ष के नेता के संदर्भ में देख लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए यह सदन है। ठीक है, और सदन क्या है, आप इसको एक, चाहे राज्यसभा मान लीजिए चाहे लोकसभा मान लीजिए, इसको लोकसभा मान लीजिए। ठीक है, और लोकसभा में ठीक है, एक तरफ क्या करते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और एक तरफ सदन के नेता होते हैं। सदन के नेता और एक विपक्ष के नेता होते हैं। कौन होते हैं, विपक्ष के नेता। ठीक है, तो सदन के नेता और विपक्ष के नेता में क्या अंतर है, तो देखिए, जो सदन का नेता होता है ना, वो पीएम होता है। कौन होता है, पीएम। सदन का नेता सामान्यतः कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। किंतु कब होगा, जब वह लोकसभा का सदस्य होगा। लोकसभा का जब वह सदस्य होगा तभी वह सदन का नेता बन पाएगा। ठीक है, और अथवा यदि मान लीजिए वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो सदन का नेता नहीं बन पाएगा। तो उस स्थिति में ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति को, मतलब एक वहीं के सदस्य को मनोनीत कर देंगे। ठीक है, सदन के नेता के रूप में, और वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए जिसको ये मनोनीत करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार राज्यसभा में भी क्या होता है, एक सदन का नेता होता है और वह एक मंत्री होता है तथा राज्यसभा का सदस्य होता है जिसको प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार विपक्ष के नेता के बारे में यदि देखें तो जो विपक्ष का नेता होता है वह दोनों सदनों में पाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, और विपक्ष के नेता होते कौन है, तो जो पार्टी अभी सरकार में आई है उससे छोटी जो पार्टी बची हुई थी। ठीक है, मान लीजिए तीन पार्टियां ऐसे हैं। ठीक है, तो जो ये मान लीजिए ये बड़ी पार्टी है, ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है, फिर एक और है इधर। तो इसमें जो दूसरे नंबर वाली ये पार्टी है ना, ये इस पार्टी के जो सदस्य होंगे, जो मुख्य होंगे, वही क्या बनेंगे, विपक्ष के नेता बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास इन दोनों की अपेक्षा सीट क्या है, अधिक है, इसीलिए इनको क्या बना दिया जाएगा, विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा। और इनका कार्य क्या होता है विपक्ष के नेता की, तो इनका मुख्य कार्य ये होता है कि सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उनकी उचित तरीके से आलोचना की जाए। ठीक है, और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था ये प्रदान कर, मतलब प्रदत्त करते हैं। और इनका जो वेतन होता है ना, वेतन भत्ते भी इनको एक मंत्री की तरह मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, एक कैबिनेट मंत्री की तरह। मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उन मंत्री को जो वेतन भत्ता इत्यादि मिलता है, जो भी सुविधाएं मिलती है, सब विपक्ष के नेता को भी प्राप्त होती है।
ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है। सही बात है, भारत के संविधान में जो सदन का नेता है और विपक्ष का नेता, इन दोनों पदों का उल्लेख नहीं है। अपितु याद रखिए कि जो संसदीय विधि है ना, संसदीय विधि में और संसद का जो नियम है, उन नियमों में इनका उल्लेख है, किंतु भारत के संविधान में विपक्ष के नेता और सदन के नेता दोनों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। दूसरा, वे एक कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा क्या है यहाँ पर, दोनों सही है, सी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि विधान परिषदों वाले राज्यों में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? विधान परिषद वाले राज्यों में, चलिए, राजमन्नार समिति 19, पुंछी आयोग, आनंदपुर साहिब। ये जो पुंछी आयोग है ना, इन्होंने ऐसी सलाह दी थी। ये पुंछी आयोग जो है वह 2007 में गठित की गई थी। किस लिए गठित की गई थी? तो केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनसे संबंधित मुद्दों को लेकर के। ठीक है, क्या किया गया था, इनका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी। कौन थे? मदन मोहन पुंछी जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, इसलिए ऑप्शन हमारा भी सही है। चलिए, किसी व्यक्ति को राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता आवश्यक है? अर्हता, तो देखिए, अर्हता का अर्थ होता है योग्यता। ठीक है, अर्हता का अर्थ क्या होता है? योग्यता। इस बात को याद रखिए, जब जब भी आपके सामने अर्हता शब्द आ जाए तो उसका अर्थ क्या करेंगे? योग्यता। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता इनका ये होना चाहिए कि भैया भारत का नागरिक हो। पहली बात क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक हो। ठीक है, भारतीय होना चाहिए। और भारतीय होने के साथ साथ संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग जो है, उस निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति है, उस अधिकृत व्यक्ति के समक्ष ये क्या लिए हो? शपथ ग्रहण किए हो। ठीक है, क्या किए हो? शपथ ग्रहण किए हो। ये भारतीय संविधान यही दो बातें करता है, कहता है कि एक तो भारतीय नागरिक हो और निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के समक्ष इन्होंने क्या किया हो? शपथ ग्रहण किया हो। ठीक है, और शपथ शपथ क्या है? तो शपथ इनका बताया गया है कि ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और भारत की जो संप्रभुता अखंडता है उसको अक्षुण्ण रखेंगे। यही दोनों शपथ है। ठीक है, और इनकी यदि योग्यता की बात करें तो इनकी योग्यता यह है कि देखिए, विधानमंडल होता है, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं सामान्यतया कुछ प्रदेशों में। एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। तो विधानसभा से चुने जाने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। और विधान परिषद से चुने जाने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष। और एक जनप्रतिनिधित्व, एक बार हम लोग इसको देख चुके हैं लेकिन एक बार और देख लेते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, ये कहता है कि जहां से चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, उस राज्य का मतदाता होना चाहिए, अर्थात वहां का मतदान करने वाला होना चाहिए। कहाँ मतदान करे? तो विधान
सभा और विधान परिषद में मतदान करने वाला होना चाहिए, अर्थात उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, मतलब अनुसूचित एससी और एसटी जो है, यदि वे आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो सीटें आरक्षित हैं विधान सभा में, यदि उससे वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको एससी एसटी का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है। अर्थात सदस्य होना चाहिए, तभी ये आरक्षित सीटों से क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। और यदि वे एससी एसटी के सदस्य नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और हालांकि वो आरक्षित स्थानों से चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, किंतु जो अनारक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित नहीं है, उन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। यह हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं, जब लोकसभा के बारे में पूछा गया था, तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, दोहरा लिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं आवश्यक हैं। ठीक है। तो वह संबंधित राज्य की किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। सही बात है भाई। दूसरा, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये यहाँ पर राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है मित्रों, याद रखिए। और हमने इसमें बताया कि 2 सदन होते हैं, कौन कौन, एक तो विधान परिषद होती है और एक विधान सभा होती है। तो विधान सभा से चुने जाने के लिए क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये क्या कह रहा है, 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, जब इसलिए ये क्या है, गलत है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर केवल ये सही है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, चलिए देख लेते हैं। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हमने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसको देखा, तो हमने बताया था कि न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, और उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए। ये भी हम लोगों ने बताया था। ये 124 के क्लॉज 4 में से बातें की गई है। ठीक है। उसे 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा ये 2 और 3 सही है। ठीक है। चलिए कहिए तो 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। ये भी देखिए, आर्टिकल 124 के 3 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। एक से एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, अथवा एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, तो उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। और आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और कब करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से सलाह लेकर के ही करेगा। और यदि सीजी अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह नहीं लेगा, किंतु यदि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो उसको क्या वहाँ पर परामर्श लेना अनिवार्य है। ठीक है। अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ से उसको क्या लेना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा। और न्यायाधीश की अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। क्या है, 65 वर्ष है, अर्थात 65 वर्ष की आयु तक ही वो पद पर रह सकता है। ठीक है। वर्तमान में न्यायाधीशों को जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से करते हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है। और याद रखिएगा कि जो कॉलेजियम प्रणाली है उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, वह सुप्रीम कोर्ट के वाद से निकल कर आई है। किसी दिन हम आपको ये वो बात भी बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं।
लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष, चलिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष है ना, याद रखिए कि सबसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे मित्रों? तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे श्री विट्ठल भाई पटेल जी। ठीक है, 1925 में, सॉरी, हाँ 1925 में। कब थे? 1925 में श्री विट्ठल भाई पटेल जी। तो 1925 में जब ये विट्ठल जी जब अध्यक्ष बने तो भारत अपना गुलाम था। ठीक है, और उसके पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या उत्तर देंगे? तो उसके लिए कहेंगे कि जीबी मावलंकर। कौन? जीबी मावलंकर जी क्या थे? प्रथम स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो लोकसभा, देखिए मान लीजिए कि नई लोकसभा निर्वाचित होकर के आई। ठीक है, अर्थात 543 सदस्य निर्वाचित हुए और लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, उस लोकसभा की प्रथम बैठक में इन्हीं 543 सदस्यों में से ही किसी को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, और इसको चुनने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? चुनाव निर्धारित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यक्ष के चुनाव के लिए तिथि की घोषणा करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, कि इस दिन चुनाव किया जाएगा। ठीक है, और जो अध्यक्ष है उसके चुनाव की बात आर्टिकल 93 में की गई है। इस बात को याद रखेंगे। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 94 में इसकी बात की गई है। क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, सॉरी अध्यक्ष है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसको हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? यदि लोकसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य न रह जाए। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष यदि सदस्य न रह जाए तो ये क्या कर सकता है? वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तथा ये त्यागपत्र देगा किसको? तो याद रखिए कि ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, सॉरी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, और जो उपाध्यक्ष होगा वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है, और लोकसभा में इसको हटाया जा सकता है। कब? तो एक संकल्प पारित करके और तत्कालीन जो सदस्य रहे उन्हीं सदस्यों के बहुमत से इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष को संसद के सभी सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा वह भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र देता है। वह भारत नहीं, गलत है। लोकसभा अध्यक्ष को संसद के सभी सदस्यों के द्वारा नहीं, ये भी गलत है। उसको प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है, विशेष बहुमत से नहीं। चलिए, और जब उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। जब उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। देखिए मित्रों, वो भाग ले सकता है। ठीक है, बस वो निर्णायक मत नहीं डाल सकता है। ठीक है, वो बोल भी सकता है सदन में और कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, किंतु जो निर्णायक मत डालने का उसके पास विशेषाधिकार रहता है
वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, और उस दिन जो अध्यक्षता होती है, जिस दिन इस पर विचार चल रहा होता है, विचाराधीन होता है, उस दिन जो अध्यक्षता होता है वह उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है, जब लोकसभा विघटित होती है अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं छोड़ता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। ये सही बात है। ठीक है, चलिए संसदीय मंचों फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो संसदीय मंच है इनकी संख्या वर्तमान में 8 है। कितने संसदीय मंच है? 8 संसदीय मंच है। ठीक है, तो इन 8 में से एक माइनस कर दीजिए, बराबर कितने बचे? 7। इन सातों का जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष हमेशा लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जो यह एक पद ये बचा, अर्थात एक मंच बचा, इस मंच को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंच, ऐसा करके कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष हमेशा सभापति होता है। सभापति क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, और इसका सह पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस वाले पद का। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, और इसमें टोटल 31 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 21 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 31 मेंबर होते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है। यह बात गलत है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंच होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष सभापति होता है। ठीक है, मंचों के सदस्यों का कार्यालय उनके संबद्ध सदन में सदस्यता के साथ संबंधित होता है। मंचों के सदस्यों का कार्यालय उनके संबद्ध सदन में सदस्यता के साथ संबंधित होता है। सही बात है। ठीक है, और दूसरा, कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को लिखित रूप से फोरम से अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, सही बात है, त्यागपत्र दे सकता है। तो 2 और 3 हमारा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।